नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम दक्षिण का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पारित हुआ। 843 करोड़ के बजट में आमजन और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया। जोधपुर के दोनों विधायक ने डिस्कॉम कार्यालय में की सामूहिक जन सुनवाई। बड़ी संख्या में शहरवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। फर्जी दस्तावेज से भूखंड गबन करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का 843 करोड़ का बजट बुधवार को थोड़ी देर चर्चा के बाद पारित हो गया। यह बजट महापौर वनीता सेठ का इस कार्यकाल का अंतिम बजट था। बजट में पर्यटक स्थलों पर पिंक टॉयलेट और निगम क्षेत्र की सभी निजी सर्विसेज के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया। साथ ही माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास 30 बीघा जमीन पर 1500 लोगों के बैठने की क्षमता का स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव बजट में किया गया। निगम की बजट बैठक में शहर विधायक अतुल बंसाली ने अपने ही बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि नक्शों के विपरीत निर्माण करने वाले और फायर एनओसी की अनुपालना नहीं करने वाले भवनों को सीज कर उसकी फाइल जयपुर क्यों भेजी जाती है। जिस नियम से वहां से मुक्त होती है वह यहां पर भी हो सकती है। बजट बैठक में कांग्रेस के पार्षदों ने निगम क्षेत्र में फर्जी पट्टे जारी करने का मामला उठाया। इससे एक बार की माहौल गर्मा गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों ने शहर में आवारा श्वान के आतंक का मुद्दा उठाया। पार्षदों ने कहा कि आवारा श्वान स्थानीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी काट रहे हैं। जोधपुर दक्षिण द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया और गांधी मैदान में नवरात्र के अवसर पर गरबा का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में भारतीय नववर्ष का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भजन संध्या, कन्या पूजन एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस सब कार्यक्रम के लिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। अगर उसमें फंड की कमी है तो पास सभी लोग हम एक लाख रुपए देने के वहां पे समस्या का समाधान मंदिर तो मैं बिना हिंदी के बिना चाहिए रिपोर्ट के आपके अखबार में आ गया। उसके बाद में भी आपके मंत्री आज तक कुछ भी कमेटी नहीं बनी और लोग पट्टों के लिए चक्कर काटते देखने को मिल रहे हैं। उनका नेचर है जो मैडम फ्रेंडली नेचर नहीं होता आदमी के साथ। और जैसे आज हमारे आईएएस महोदय बैठे यहाँ पे, वो आईएएस का पद एजुकेशन करके सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद में भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है मैडम। पर जो मृत आश्रित परिवार के बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, उनको भी 6 महीने या साल भर की ट्रेनिंग दी जाए। शायद विपक्ष में बैठे लोग भी बजट सदन का बहिष्कार नहीं करते। हिंदुस्तान को यह इस सदन में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने ही बजट सदन का बहिष्कार कर दिया। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का आज इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया और महापौर सुश्री वनीता सेठ ने जनता के हित के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे, कैसे पहुँचे, उसको ध्यान में रखते हुए और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए ये बजट आज सदन में पेश किया। और कुछ प्रशासनिक कार्य जिनकी वजह से जनता तकलीफ पा रही है, उस बारे में हम दोनों विधायकों ने कुछ सुझाव माननीय मेयर के माध्यम से सदन में रखे। अगर उन चीज़ों को अधिकारी तत्परता से और ईमानदारी से करें तो ये नगर निगम, जिसको लोग नरक निगम बोलते हैं, उसको भी लोगों की वाहवाही और आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। धन्यवाद। दक्षिण
बोर्ड के महापौर आदरणीय वनिता जी सेठ को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा बजट पेश किया, विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए किस तरह से मुद्रा योजना में, मुख्यमंत्री रोजगार योजना से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से उन्होंने काम किया है। पिछले वर्ष निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया है और शहर के विकास की जो एक नई अवधारणा उन्होंने पेश की है, जिस तरह से 10 करोड़ रुपए लगा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्होंने बजट पेश किया है, निश्चित रूप से पिछले वर्षों में क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण का बोर्ड ढंग से कार्य नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी काम अब पटरी पे चढ़े और इस वर्ष ये निश्चित रूप से कार्य होंगे। जनता की अपेक्षाओं पे बोर्ड खरा उतरेगा। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली व सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने बुधवार को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में संयुक्त जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। विधायकों ने उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को हाथों हाथ निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक भंसाली व जोशी ने बताया कि जो समाधान स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं उसके लिए मौके पर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। कुछ ऐसे मामले जो सरकार के स्तर पर रखे जाने हैं उनको 1 माह तक चलने वाले सदन में रखा जाएगा और मंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर उनका समाधान किया जाएगा। विद्युत विभाग से संबंधित आज विभिन्न जन समस्याओं पर अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी सुनवाई की और त्वरित समाधान का प्रयास भी किया है। मुख्य रूप से जो समस्याएं सामने आई, कुछ स्थानों पर कम वोल्टेज की थी, कुछ स्थानों पर विद्युत के तार जुड़ने की थी और कुछ स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाने की थी। इन तीनों प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हुए, क्योंकि समस्या ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के आगे, अपनी दुकान के आगे ट्रांसफार्मर लगवाना नहीं चाहता और विद्युत कम वोल्टेज की समस्या सभी को है। इन सब के बीच में समाधान निकालना उन क्षेत्र के गणमान्य लोगों को, पार्षदों को ये जिम्मेदारी देकर कि वो अपने अपने क्षेत्र में कहाँ ट्रांसफार्मर लगवाने, कहाँ नए पोल लगवाने, ये सब की जिम्मेदारी देते हुए उनका सहयोग लेकर मैं समझता हूँ अगले 10-15 दिन में विद्युत से संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। जोधपुर शहर और सुरसागर विधायक द्वारा नवाचार के रूप में सभी डिपार्टमेंट में जाकर अधिकारियों के बीच जनता की समस्या सुनने का आज ये 3रा दिन है और जिस तरह से जनता का इसमें हमको प्रतिसाद मिला, जनता की एक्चुअल जो इश्यूज थे वो अधिकारियों के साथ बैठकर सीधे रूप से बात कर हमारा भी 3 दिन का एक्सपीरियंस ये है कि लगभग 50% ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण हाथों हाथ हो गया। कोई 5 साल से बोल रहा है चक्कर काट रहा हूँ, कोई 3 साल से, ऐसे भी लोग हैं जो 30 साल से यहाँ रहे हैं। पर क्या है कि जानकारी के अभाव में और वार्तालाप कैसे करनी है, चिट्ठी क्या देनी है, कार्रवाई क्या करनी है, उसकी अज्ञानता के अभाव में ये सारी चीजें जो पेंडिंग रह रही थी। परंतु आज अधिकारी सभी जनप्रतिनिधि ने बैठकर एक साथ ऐसी समस्याओं का सार्वजनिक रूप से एक राय होकर कैसे इसको तय करके समस्या को हल करें, तो उस दिशा में एक कदम है। और लगभग 50% विद्युत विभाग की तो समस्याएं आज 50% तो ऑन स्पॉट ही सॉल्व हो गई है और बाकी जो टेक्निकल इश्यूज है उसके लिए उन्होंने अगर कमेटी हो या आगे उसकी अगर जांच करवानी हो उसके लिए रेफर भी कर दिया है। मैं समझता हूँ कि समय समय पर अगर इस तरह की जन समस्याओं को सीधे जनता के बीच में जाकर अगर हम सुनेंगे तो जनता के भी आराम हो जाएगा और भविष्य में ऐसी समस्याओं में अपना आप कमी आ जाएगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की उदय मंदिर पुलिस ने फर्जी आम मुख्तियारनामा के आधार पर 13 भूखंडों को बेचने के बाद करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। उसके गोवा में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और दस्तयाब कर लाई। उसका एक अन्य साथी भी पुलिस के हाथ लगा है। वहीं तीसरे साथी की तलाश जारी है। थाना अधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि धोखाधड़ी के आरोपी दवेश शर्मा और हरीश वैष्णव को गिरफ्तार किया। आरोपी दवेश शर्मा भूखंडों का बेचना कर
फर्जीवाड़ा करते हुए मडगांव गोवा में जाकर रहने लगा था। एक अन्य आरोपी पीयूष दाधिच फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जोधपुर के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी बीबी फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मोटर्स के नर्सिंग विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी पर मान्यता की धांधली का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इन छात्रों ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है, लेकिन वह जब भी यूनिवर्सिटी की मान्यता की बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा यही कहा जाता है कि मान्यता मिलने ही वाली है, जबकि हमें यह बोलकर एडमिशन करवाया गया था कि यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों ने बताया कि 1 वर्ष की और पढ़ाई के बाद हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि बिना मान्यता के हमें डिग्री कैसे प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया, परंतु अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम कौनैन निज़ार, छात्र बीएससी नर्सिंग, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज बीबी फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। हम ज्ञापन देने आए यहाँ कमिश्नर साहब को, और ज्ञापन ये है कि हमारे पास में जब हमने एडमिशन लिया था कॉलेज के अंदर, तो हमें ये आश्वासन दिया गया था और बताया गया था कि हमारे पास में कॉलेज वालों ने कहा था कि हमारे पास में अप्रूवल है आईएनसी और आरएनसी दोनों का। लेकिन जब कुछ समय पश्चात हमने ये जानने का प्रयास किया कि कॉलेज के पास में अप्रूवल है या नहीं है, तो किसी भी लिस्ट के अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों के अंदर इनका अप्रूवल नहीं पाया गया, दोनों के अंदर इनका नाम नहीं आया। फिर कॉलेज प्रशासन से जब हमने पूछा कि जानने की कोशिश करी कि हमारा अप्रूवल है या नहीं है, तो उनसे भी कोई संतोषपूर्ण हमें जवाब मिला नहीं। उसके बाद में कई बार हम उनसे मिले, उनसे बातचीत करी, लेकिन आज तक उन्होंने कई ढंग का जवाब दिया नहीं है और कहा है कि आपका अप्रूवल आ जाएगा। 3 वर्ष हो गए, अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा करियर किस ओर जा रहा है और हमें अप्रूवल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर भी अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें येन गेन प्रकरण हमारी कैसे भी करके अप्रूवल आया हमारे पास में। हमारे 3 वर्ष बर्बाद हो चुके हैं और अगर डिग्री हमें नहीं मिली तो हमारे 4 वर्ष बर्बाद हो जाएंगे और इससे हमारा फ्यूचर का खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने एडमिशन लिया था तो हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके पास अप्रूवल है, लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है कि हमारे पास में अप्रूवल नहीं है, तो हमारी जिंदगी के 4 साल ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि हम आपका अप्रूवल लेके आ जाएंगे, लेकिन जब उनसे बोल रहे कि प्रोसेस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उनका कोई संतोषपूर्ण जवाब ये देते नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभागार में महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायों में औषधि निगरानी के प्रति ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार एक बहुकेंद्रित अध्ययन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों की प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए औषधि निगरानी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहायक निदेशक डॉक्टर वीआर मीणा ने औषधि निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं ने औषधि निगरानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। flavored items, if they are used in excessive dose, there are certain features like impotency, dryness of mouth, obstructive bladder, lean, fainting, diarrhea, they can occur. So these are just examples that overdose of drugs should not be done. And excessive intake of medicine which are similar in their action on human body, like administration of paste. So sometimes they use 2 or 3 drugs for the same action, so that can also lead to ideas like इच्छा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित बिस्सो के चौक में बुधवार को स्वर्गीय अर्जुन जोशी की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आयोजक अनमोल जोशी ने बताया कि अस्पतालों में हर दिन कई मरीज, विशेषकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, कैंसर रोगियों और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय अर्जुन जोशी के तीनों पुत्र अनमोल जोशी, अरविंद जोशी एवं धर्मेंद्र जोशी द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि देने हेतु करवाया गया। दिनांक 12 फरवरी को श्रीमान स्वर्गीय श्री अर्जुन जी जोशी की याद में उनके पुत्रों द्वारा अनमोल जोशी जी, अरविंद जोशी जी एवं धर्मेंद्र जोशी जी ने उनकी स्मृति में जो रक्तदान शिविर रखा गया है,
ये मेरे लिए पहली अनूठी पहल एवं फर्स्ट बार मेरी नॉलेज में ये देखा गया है कि 10वीं की बैठक के पूर्व इनके द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये काफ़ी सराहनीय काम है क्योंकि लोग गोग्रास दान, गंगा प्रसादी इत्यादि कई चीज़ें करते हैं, लेकिन रक्तदान जैसा महादान बहुत कम देखा गया है। तो आज इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। एकदम इनकी जो श्रद्धांजलि है वो सतर्क मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आज ये रक्तदान शिविर रखा है, जो कि अभी तक 20 यूनिट हो चुके हैं और आगे भी कंटिन्यू होंगे। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस दुखद घड़ी के अंदर इनके द्वारा अगर ये आयोजन किया जा सकता है, तो आप तो अपने सुखद घड़ी जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी करते हैं, उस आयोजन के दौरान भी आप ये शिविर रख सकते हैं, जिससे मानवता की सेवा के अंदर आगे परिपक्व होकर आप काम कर सकें। जोधपुर के शिवांची गेट बीका प्याऊ के पास स्थित नवनिर्मित मंदिर में बुधवार को शिव परिवार एवं रामदेव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक अनिल पुरोहित ने बताया कि यह मंदिर कई वर्षों पुराना है, जहां सर्वप्रथम बालाजी की मूर्ति स्थापना की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में मंदिर का नवनिर्माण करवाया गया, जिसके तहत अजनेश्वर आश्रम गादीपति शांतेश्वर महाराज के सानिध्य में आज वैदिक मंत्रोच्चार एवं हवन पूजन के चांदोक जी गढ़ी के अनुभव दास जी महाराज के करकमलों द्वारा शिव परिवार व बाबा रामदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात महाआरती कर जगन्नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी का आयोजन किया गया। आज महादेव परिवार और रामदेव बाबा की और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना रखी गई है। यहाँ पर शांतेश्वर जी महाराज ऊपर गादीपति श्री अजनेश्वर आश्रम के गादीपति है वो, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर पूजा अर्चना कर ये कार्यक्रम शुरू करवाया है। आज हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और इसकी महाप्रसादी हमने आज जगन्नाथ महादेव मंदिर के अंदर रखी है शाम को 8 बजे। देश की राजधानी दिल्ली में 6 से 10 फरवरी तक आयोजित हुए एसीजी जूनियर NBA 3-on-3 बास्केटबॉल लीग प्रतियोगिता में राजस्थान के मोहम्मद रूहान ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मूलतः जोधपुर निवासी रूहान अंडर 14 वर्षीय लीग में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। रूहान की इस उपलब्धि पर प्रदेश भर के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। रूहान के जोधपुर पहुंचने और जोधपुर जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रूहान का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संघ के अरविंद परिहार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 14 बालक एवं बालिकाओं की टीमों ने भाग लिया, जिसमें सुमेर स्कूल के छात्र मोहम्मद रूहान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दिल्ली में एसीजी जूनियर NBA 3-on-3 प्रतियोगिता जो कि दिल्ली में 6 से 10 फरवरी को आयोजित की गई थी, उसमें सुमेर बास्केटबॉल क्लब के मोहम्मद रूहान ने यहाँ राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 6 जोनों की 4 टीमों के बीच बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। उसमें राष्ट्रीय इस प्रतियोगिता के अंदर इसने स्वर्ण पदक प्राप्त कर जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मैं दिल्ली गया जूनियर NBA खेलने 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आयोजित एसीजी जूनियर NBA बास्केटबॉल लीग प्रतियोगिता राजस्थान के मोहम्मद रूहान अहमद यानी मैं प्रदान जीत कर प्रतिशत का गौरव बढ़ाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर पंचायत उपचुनाव 2025 के संदर्भ में पंचायत समिति केरू के सदस्य क्षेत्र 14 के निर्वाचन के लिए ईवीएम से मतगणना एवं परिणाम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। आदेश के अनुसार पंचायत उपचुनाव 2025 के संदर्भ में पंचायत समिति केरू के सदस्य क्षेत्र 14 के निर्वाचन के लिए ईवीएम से मतगणना एवं परिणाम अटल सेवा केंद्र के प्रथम तल मीटिंग कक्ष जिला परिषद के सामने कचहरी परिसर जोधपुर में शनिवार
15 फरवरी 2025 से की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि रिटर्निंग अधिकारी 14 फरवरी 2025 को मतदान संपन्न होने के पश्चात ईवीएम एवं अन्य चुनाव सामग्री मतदान दलों से प्राप्त कर ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम यथा कोषाधिकारी जोधपुर के डबल लॉक पे रखेंगे। आदेश के अनुसार मतगणना के लिए नायब तहसीलदार, गणना पर्यवेक्षक तथा भू अभिलेख निरीक्षक गणना सहायक होंगे, जिनकी नियुक्ति के आदेश रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से जारी किए जाएंगे। राजस्थान में अब धीरे धीरे दिन गर्म हो रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के बाद अब जयपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से राजस्थान के कई शहरों में रात में सर्दी थोड़ी कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 15 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है, जबकि 16-17 फरवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम दक्षिण का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पारित हुआ। 843 करोड़ के बजट में आमजन और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया। जोधपुर के दोनों विधायक ने डिस्कॉम कार्यालय में की सामूहिक जन सुनवाई। बड़ी संख्या में शहरवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। फर्जी दस्तावेज से भूखंड गबन करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।